हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग टेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, व्हाट इज़ द टेंस। टेंस क्या होता है। टेंस सच में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता। क्रिया के माध्यम से ही टेंस का पता चलता है। क्योंकि एक ही क्रिया प्रेजेंट में भी यूज होती है, पास्ट में भी होती है, फ्यूचर में भी होती है। तो क्रिया के रूप से ही टेंस का पता चलता है। वैसे टेंस माने काल, अवधि या समय होता है। इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे टेंस कहा जाता है। गाइस, जैसे देख सकते हैं गोज। आप जानते हैं कि वर्ब के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जैसे गो, तो गोज है तो प्रेजेंट टेंस में गोज का प्रयोग करते हैं या गो का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस में वेंट का प्रयोग किया जाता है और इधर और उसके बाद परफेक्ट टेंस में गान का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार जो क्रियाएं चेंज होती हैं वही हमको समय का बोध कराती हैं। तो इसलिए इसका ये परिभाषा हुआ कि क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे टेंस कहा जाता है। नोट में देखिए, टेंस लैटिन के टेम्पस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ समय होता है। टेंस को समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। क्योंकि जो हमारा समय का अंतराल है वह वर्तमान, भूत और भविष्य के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए टेंस को 3 भागों में रखा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आप टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे टेंस है, टेंस के 3 भाग मुख्य हो जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 भाग हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 भाग हो जाते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के पूरे रूप को अगर देखा जाए तो इसका 48 काइंड्स हो जाता है। यानी 4-4 जो है तीनों के होते हैं, फिर उनके भी 4-4 होते हैं। तो जो आपके 4 चौका 16 हो गया, 16 तिया 48, यानी 48 काइंड्स दिखाई देने लगता है। लेकिन मुख्य टेंस आपके 3 ही होते हैं, उसके भाग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो बताने की बात होगी बात गाइज। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे, कैसे पहचान करेंगे, ये बहुत मस्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई निश्चित नहीं, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह गाता है, तो कब गाता है ये पता नहीं होता, इसलिए इसको वर्तमान अनिश्चित काल कहा जाता है। पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यह आदत को भी प्रकट करता है। जैसे वह प्रतिदिन रामायण पढ़ता है। देखिए, वाक्य अंत में ता है आ गया है, एक्शन को दिखा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यह जो है आपको एक आदत का भी बोध करा रहा है कि वो पढ़ता है रामायण, तो प्रतिदिन पढ़ता है। वे लोग प्रातः में टहलते हैं, तो प्रातः में प्रतिदिन टहलते हैं, ऐसा भाव दिख रहा है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज होती है। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। गाइस, आप जानते हैं किसी भी टेंस की रचना करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जो है आवश्यकता पड़ती है। यहाँ जो हम यस दिखाए हैं, यस का अर्थ है सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की आवश्यकता होती है, फिर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो मैंने प्रेजेंट माने मैं जो है यहाँ पे आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के अलग अलग जो है स्ट्रक्चर को दिखा करके समझाया हूँ। इसको ध्यान से देखिए। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे रचना होगी? तो यहाँ पर जो यस दिखाया गया इसका मतलब सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। गाइज, आप समझ सकते हैं कि वर्ब में यस यस क्यों लगाया जाता है। आप जानते हैं कि जब किसी नाउन में यस या यस का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब किसी वर्ब में यस यस का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर बनता है।
तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ यस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे? जिस मेन वर्ब के अंत में ओ आया हो, यस एच आया हो, सी एच आया हो, डबल यस आया, उसमें यस लगाते हैं, शेष सभी में यस ही लगाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए इसमें यस या यस जोड़ा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। वह पढ़ता है, चूंकि वह सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हम रीड में यस लगाए हैं उसको सिंगुलर करने के लिए, तो ही रीड्स। अब वे पढ़ते हैं तो यहाँ दे शब्द क्या है, प्लूरल है, तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि जो वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल जो है सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रखने के लिए उसमें यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैंने बता दिया कि जिस वर्ब के अंत में ओ, यस यस, सी एच, डबल यस तथा यक्स आता है उसमें यस लगाया जाता है या यस जोड़ा जाता है। शेष वर्ब में सिर्फ यस लगाया जाता है, जैसे गो में गोज हो गया, रन में यस लग गया, रन्स हो गया। अब ये रूल देख सकते हैं आप, निगेटिव का है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग हो गया तब वर्ब में यस यस नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि जो यस यस वर्ब में लगाना था वह डू और डज में ही रख दिया गया। अर्थात जैसे ही डू डज का प्रयोग होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगेगा। तो पहला रूल बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ब्रैकेट में मैंने सिंगुलर लिख दिया हूँ, तो यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, नेवर शब्द अगर आया हो, कभी नहीं शब्द आया हो हिंदी में, तो फिर वर्ब में यस यस का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें जो वर्ब यस यस का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नेवर कोई नियम नहीं है, नेवर एक एडवर्ब है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर आया है तो क्रिया में यस यस लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर नेवर आया है तो वर्ब में यस यस नहीं लगेगा। तो इसका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वह बाहर नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले आउटसाइड। ही के साथ जब डज नॉट लगा है, क्योंकि सिंगुलर है तो डज नॉट लग गया, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो ही डज नॉट प्ले आउटसाइड। वे बाहर नहीं खेलते हैं, अब वे शब्द जो है प्लूरल हो गया तो इसके साथ डू नॉट लगेगा, दे डू नॉट प्ले आउटसाइड। जब डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब में शेष का प्रयोग नहीं करेंगे। अब उसके बाद देखिए, वह बाजार कभी नहीं जाता है। अब वह शब्द सिंगुलर है, इसके साथ नेवर जब आएगा तो अब क्रिया में शेष लगेगा, तो इसका हो जाएगा ही नेवर गोज टू मार्केट। वे बाजार कभी नहीं जाते हैं, यहाँ प्लूरल हो गया तो नेवर के साथ सिर्फ गो लगेगा, दे नेवर गो टू मार्केट। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया हूँ। अब उसके बाद तीसरा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल क्या है। यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग पहले करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है और वाक्य पहले क्या आया है तो वहाँ डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया है, क्यों, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द आया है, तो पहले उनको रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गया, तो पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, उसमें अगर व्हाट, वाई, व्हेन आया है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि यदि किसी वाक्य में कौन शब्द आता है तो कौन स्वयं कर्ता का काम करता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक जो है आपका सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाता है, एक निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो जैसे अगर किसी सेंटेंस में कौन शब्द आया है तो पहले हु का प्रयोग करेंगे, हु स्वयं सिंगुलर होता है
उसके साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि वो निगेटिव है तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग कर देंगे, हु डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आप 2-4 बार देखें, एक एक करके मैंने एक एक करके समझने का प्रयास करें। यदि आप एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे तो हर बात आपको क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। अब एग्जाम्पल से देख सकते हैं, क्या वह खेलता है। इस वाक्य में क्या शब्द पहले आया है, वह सिंगुलर है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, तो डज ही प्ले। क्या तुम खेलते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो गया तो डू का प्रयोग हो गया, डू यू प्ले। एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। वह कहाँ खेलता है, देखो इंट्रोगेटिव बीच में आ गया तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे। वेयर डज ही प्ले, डज इसलिए लग गया कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। तुम कहाँ खेलते हो, अब कहाँ अगर बीच में आए तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखेंगे, वेयर डू यू प्ले। यहाँ देख रहे हैं कि ही के साथ डज लगा है, यू के साथ डू लगा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। उसे कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेज हिम। कुछ बच्चे हु के साथ जो है डू डज का प्रयोग कर देते हैं, नहीं, अगर हु वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल है तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं होगा, केवल वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। तो हु टीचेज हिम। उसे कौन नहीं पढ़ाता है, तो देखिए हु डज नॉट टीच हिम। अर्थात हु वाला सेंटेंस अगर वो सिंपल है तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं होगा, निगेटिव रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग उसमें हो जाएगा। तो आज मैंने इस टेंस के चैप्टर में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया। आप लोग इस जो है वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। अगर जो बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करें, और यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।